Hello, my dear viewers. I am Anwar Hussain Barbiya. Welcome you to your channel AHB Physics. We are studying class 12 physics. For class 12 physics, we are studying alternating current. In alternating current, we have already gone for 12th lecture. So this is the 13th lecture in alternating current. We have already completed the complete theoretical portion. Now we will be solving the numericals. So in today's class, we will solve 3 numericals. NCERT example problems. The problems are 7.6, 7.8 and 7.9. यहाँ पे हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आपका एक मॉड्यूल टाइप है. आप इस प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए. ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अच्छी तरीके से क्लास को सुनना है. शुरू करते हैं क्लास. So question is a resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 microfarad. So we are having a resistor. मान लीजिए यहाँ पे कोई एक resistor है. The resistance of this resistor is 200 ohm. We are connecting it to a capacitor. So there is a capacitor. The capacitance is 15 microfarad. So this is the resistance. This is the capacitance. Connected to an AC source. We are connecting this to an AC source. The source voltage is 220 volt and the frequency of the source is 50 hertz. Next, what we are going to calculate? We are going to calculate the current in the circuit. हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए. करंट को कैसे निकालते हैं? I is V by R. यहाँ पे क्या है? रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? इनका इक्विवेलेंट हमें इम्पीडेंस मिलेगा. सो द इम्पीडेंस इज Z. दैट मीन्स करंट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इम्पीडेंस चाहिए. तो पहले हम लोग इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे और फिर जाके हमें करंट मिलेगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला चीज़ होता है आपके पास क्या दिया हुआ है उसको लिखना है. आपके पास क्या दिया हुआ है? यू आर गिवन द रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज R. इट इज गिवन एज 200 ohm. देन यू आर गिवन द कैपेसिटेंस. व्हाट इज कैपेसिटेंस? द कैपेसिटेंस इज C. इट इज गिवन एज 15 माइक्रोफेरेड. सो इट इज़ 15 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड दिया हुआ है. कनेक्टेड टू ए सोर्स. सो व्हाट इज द सोर्स वोल्टेज? सो यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है अगर ये मैंशनड नहीं है तो ये वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट जो है ये वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं इट इज़ द RMS वोल्टेज ऑफ सोर्स. इट इज़ RMS वोल्टेज. क्योंकि ये मैंशन नहीं है सो इट विल बी द RMS. जो भी वैल्यू दिया होता है वो RMS वैल्यूज़ होता है. तो RMS वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. So frequency of source is denoted as nu. It is given as 50 hertz. The frequency is 50 hertz. हमें क्या चाहिए? Calculate the current. Current के लिए हमें पहले क्या चाहिए? Impedance. So what will be the impedance? Impedance of circuit. Impedance of circuit हम कैसे निकालते हैं? Impedance of circuit का जो फॉर्मूला है वो है Z. It is equal to under root R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? L नहीं है तो इसका मतलब एक्स सी माइनस एक्स एल नहीं आएगा. सो देयर विल बी एक्स सी स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स सी कैन बी रिटन एज 1/ωc होल स्क्वायर. 1/ωc होल स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω कैन बी रिटन एज 2π न्यू. सो 2π न्यू सी होल स्क्वायर है. ठीक है. So if you substitute the values then you will get under root R square. R is how much? R is 200. So 200 square plus 1/2π nu c. So 1/2π is 3.14. So you can take pi value 3.14. 3.14 nu is frequency. C is 15 into 10⁻⁻6. So ये पूरा है this whole square है. ना 1 डिवाइडेड बाई 2π न्यू c. ये जो वैल्यू है 2 3 इंटू 3.14 50 15 इंटू 10⁻⁻6 इसका जो कैलकुलेशन है इसको कैलकुलेट करने से हमें मिलता है 212. हमने ये पहले भी एक बार कर चुका है एक एग्जांपल प्रॉब्लम में. तो हमें क्या मिलेगा? Z इज इक्वल टू अंडर रूट 200 स्क्वायर प्लस 1/2π न्यू c का जो वैल्यू आता है वो आता है 212 स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 200 square means 400 प्लस 212 square. 212 square हमें कितना मिलेगा? So we'll get 44
944, सो इतना मिलेगा. वी आर कैलकुलेटिंग इम्पिडेंस, सो द ऐसा यूनिट इज ओम, सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट सो z का ही वैल्यू निकाल रहे हैं ना. सो z विल बी इक्वल टू अंडर रूट 84944 इतना ओम मिलेगा. सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 84944 will give you 291.45. So it is 291.45, so you can consider it as 5. So 291.5 ohm. So this is the impedance of circuit. पहले आप पॉज मारिए, यहाँ तक लिखिए. हो गया. सो अभी हमें इम्पिडेंस मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी करंट निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, निकालिए. So what is the current in the circuit? Current in the circuit is I will be equal to V by Z. So it is V कौन सा है, RMS वोल्टेज है 220 डिवाइडेड बाई Z कितना है 291.5 है एम्पियर होगा. सो ये जो करंट है ये कौन सा करंट होगा, क्योंकि ये हमारा वोल्टेज जो है RMS वोल्टेज है, इसका मतलब हमें जो करंट मिलेगा वो भी RMS करंट ही मिलेगा. सो व्हाट विल बी द RMS करंट? द RMS करंट इज 0.755 एम्पियर है. ठीक है. सो दिस इज द RMS करंट इन द सर्किट. अब हमें RMS करंट मिल गया. अब हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट द वोल्टेज दैट इज RMS अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. मींस ये जो रेजिस्टर है इसके ऊपर RMS वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा. से द RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज VR एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज VC. तो हमें ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप चाहिए. ठीक है. तो सेकेंड बिट में हमें क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर अगर हम लोग निकालते हैं देन VR इट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू रेजिस्टेंस. सो V इक्वल टू IR है. सो इट विल बी द RMS करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस. RMS करंट कितना है 0.755 है, रेजिस्टेंस कितना है 200 है. हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वोल्ट होगा. So what is the RMS voltage drop across resistor? RMS voltage drop across resistor is 151 volt है. So this is the RMS voltage drop across resistor. फिर हमें क्या चाहिए, RMS voltage drop across capacitor, voltage drop across capacitor. अक्रॉस कैपेसिटर इसका मतलब VC चाहिए. तो VC हमें क्या मिलेगा, IRMS इंटू कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस. RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, अगर मैं कैपेसिटर निकालना चाहता हूँ तो कैपेसिटर के ऊपर ड्रॉप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, रिएक्टेंस है XC. तो IRMS कितना है 0.755. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने कैलकुलेट किया था इट इज़ 212 है. तो इसका मतलब you will get the RMS voltage drop across capacitor as 160.06 वोल्ट है. तो 160.1 वोल्ट भी ले सकते हैं, 160.1 वोल्ट ले लीजिए. सो दिस इज द RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. ठीक है, 160.1 वोल्ट है. सेकेंड बिट हो गया. फिर आपको बोला है इज द एल्जेब्रिक सम, इसके आगे और एक क्वेश्चन है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज. ये जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर आता है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आता है, इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करने से सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा आता है क्या, वो पहले चेक करना है. अगर ज़्यादा आता है, इफ़ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स. अगर ज़्यादा आता है तो आपको ये बोलना है क्यों ज़्यादा आता है. ठीक है. सो व्हाट इज द algebraic sum of these voltages? So sum of voltage drop across
resistor and capacitor, across resistor and capacitor is, that is voltage drop across resistor and capacitor is voltage drop across resistor plus voltage drop across capacitor. दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इट इज़ 151 प्लस 160.1 इतना वोल्ट मिलेगा. इसका मतलब आपको कितना मिलेगा? 311.1 वोल्ट मिलेगा. इसका मतलब आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का एल्जेब्रिक सम कितना है? एल्जेब्रिक सम इज 311.1 वोल्ट है. लेकिन हमारा सोर्स वोल्टेज कितना है? सोर्स वोल्टेज ओनली 220 वोल्ट है. इसका मतलब ये जो एल्जेब्रिक सम है ये सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा है. क्वेश्चन में क्या बोला है? इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज. यस. Yes, the algebraic sum of voltage drop, algebraic sum of voltage drop across resistor and capacitor is more than the source voltage. ये सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा आता है सम करने से. तो ज़्यादा क्यों आना चाहिए? क्योंकि सोर्स तो 220 दे रहा है, तो ये दोनों ऐड करने से 311 क्यों आ रहा है? ये 311 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो दो वोल्टेजेस है, एक है हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर और दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. क्या ये दोनों सेम फेज़ में है? ये दोनों सेम फेज़ में बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है? आपको पता है, अगर हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, मान लीजिए इधर हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट भी होता है. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर किधर होता है? मान लीजिए ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर किधर होता है? इधर होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. तो अभी कैपेसिटर नहीं है, इसका कहानी नहीं चाहिए. इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर जो है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करता है? π/2 एंगल पे रहता है. इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? एल्जेब्रिक सम नहीं होगा, ये क्या एक्चुअली वेक्टर सम है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं. सो व्हाट विल बी द, तो ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर एट ए फेज एंगल. इनके बीच में फेज एंगल कितना है? एट ए फेज एंगल 90 डिग्री. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड इंडक्टर के बीच में फेज एंगल कितना है? 90 डिग्री है. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप? रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप इज, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए द रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इज, ये क्या होता है? √a² प्लस b² होता है. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर का मतलब कितना है? 151 स्क्वायर है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? इट इज़ 160.1 स्क्वायर होगा. तो इसका मतलब ये √ में देखिए कितना आता है? इट इज़ 22801 प्लस 632 इतना है. ठीक है. तो इसका मतलब हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कितना मिलेगा? इट इज़ √48433 मिलेगा. इतना है. सो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे, इसका मतलब ये क्या होगा? वोल्ट में होगा. इसका वैल्यू कितना होगा? द वैल्यू इज इट इज़ 220.07 है. 220.07 आ रहा है. इसका मतलब क्या है? सेम सोर्स वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है? तो इसका मतलब हम जब वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करते हैं
कैसे ऐड करना है, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करना है, हमें फेज एंगल देखना है, इनके बीच में फेज एंगल कितना है। तो इनके बीच में फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें सोर्स वोल्टेज मिलेगा। इधर देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कैपेसिटर कितना है, 220.07 है, और हमारा सोर्स वोल्टेज भी कितना है, 220 है। क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पैराडॉक्स। आपको कहानी समझ में आया। आपके सर्किट में एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाला है हम लोगों ने, फिर कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाला है। दोनों पोटेंशियल ड्रॉप को अगर हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन है, अगर ये ज़्यादा मिलता है, क्यों ज़्यादा मिलता है? ये इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो है ये दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। दो वेक्टर अगर अलाइन होता है एट एन एंगल ऑफ थीटा, दैट इज थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है, तो इट इज √a² + b² + 2ac cos थीटा होता है। यहाँ पे cos कितना होगा, 90 है, 90 मीन 0 हो जाएगा, वो टर्म निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, √a² + b²। इसका मतलब अंडर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो सोर्स वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। क्लियर। पोज मारिए, पूरा आंसर लिखिए। Now we'll solve example 7.8. The question is a sinusoidal voltage. एक साइनसोइडल वोल्टेज है। यहाँ पे मेंशन करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है वो RMS वोल्टेज नहीं है। वो कौन सा वोल्टेज दिया हुआ है, इट इज़ द पीक वोल्टेज दिया हुआ है। तो ऐसे अगर मेंशन किया हुआ है पीक वोल्टेज, देन ओनली इट इज़ पीक। अगर मेंशन नहीं होता है देन इट इज़ RMS है। ये वैल्यू दिया हुआ है कि ये पीक वैल्यू है, इसका मतलब ये वोल्टेज जो है पीक वोल्टेज है। एंड फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट। सो वी आर हैविंग ए सीरीज LCR circuit, say it is R, then we have an inductor, so this is the inductor having inductance L and a capacitor having capacitance C, resistance having resistance R, inductance having inductance L and capacitor having capacitance C is connected to an AC source. This is the circuit. ठीक है, the resistance of this circuit is given as 3 ohm, inductance is given as 25.48 millihenry and capacitance is given as 796 microfarad. नेक्स्ट फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। हमें क्या चाहिए, इम्पिडेंस चाहिए। व्हाट इज इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इज Z, इट इज इक्वल टू √R² + XC - XL होल स्क्वायर। इसका मतलब पहले हमें XC चाहिए, फिर XL चाहिए, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट इम्पिडेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन द पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज को हम लोग डिनोट करते हैं Vm से, इट इज़ गिवन एज 283 वोल्ट है। Frequency of source is also given. So what is the frequency? The frequency is given as nu. It is given as 50 hertz. The frequency of source is 50 hertz. Is applied to a series LCR circuit in which we are given the resistance. What is the resistance? It is R. It is given as 3 ohm. We are given the inductance. इसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इट इज L. It is given as 25.48 millihenry. That means it is 25.48 milli means 10⁻³ Henry. We are given the capacitance. What is the capacitance? The capacitance value is C. It is given as 796 microfarad है। इसका मतलब 796 into 10⁻⁶ farad है। ठीक है, फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एज वेल एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। पहले निकाल लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट विल बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड एज XL. इट इज ओमेगा L. व्हाट इज ओमेगा L? ओमेगा L इज 2 pi. Pi is 3.14 न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज, सो इट इज 52 pi न्यू, और इसके साथ क्या है, इंडक्टेंस है। सो इट इज़ 25.48 मिली हेनरी मीन्स 10⁻³ ये सारे कैलकुलेशन करेंगे, हमें किस में मिलेगा, ओम में मिलेगा। ठीक है, सो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी।
it's 8 ohm है, so the inductive reactance is 8 ohm. Then what will be the capacitive reactance? Capacitive reactance formula is Xc, it is equal to 1 by omega c. 1 by omega c is 1 by 2, pi is 3.14, nu is 50, 2 pi nu c. Capacitance is 796 microfarad, means 10 power minus 6. तो 10 पावर माइनस 6 को अगर हम लोग ऊपर इधर देखो 2 इंटू 50 कितना है 100 है, 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 कितना है 10 पावर 4 है, 10 पावर माइनस 4 है, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी आर कैलकुलेटिंग इट इन ओम, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे कितना रहेगा 250 100, ये चला गया तो 3.14 796, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 796 रहेगा, इतना ओम होगा। कैलकुलेट करो, मिल जाएगा आपको। इट इज़ 4 ओम है, सो द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 4 ओम। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट? इम्पिडेंस फॉर्मूला इज Z, इट इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर है, सो इट इज अंडर रूट R स्क्वायर, व्हाट इज R? इट इज 3 स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, XC मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कितना है 4 माइनस XL कितना है 8 है, होल स्क्वायर है, तो हमें कितना मिलेगा, इट इज़ अंडर रूट 9 प्लस 16, सो इट इज़ अंडर रूट 25 है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा 5 ओम। सो द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज़ 5 ओम। पोज एंड राइट। थोड़ा नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5 है। क्लियर? सो दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। हो गया? इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट मीन्स ये हमारा बिट ए था। सेकेंड बिट में आ जाओ। व्हाट इज द सेकेंड बिट? The phase difference between the voltage across source and the current. So how to calculate the phase difference? Phase difference between voltage and current, between voltage and current is, हम लोगों ने पढ़ा था phase difference. What is phase difference? Is phi. It is equal to tan inverse of XC minus XL divided by R है। तो इसका मतलब इट इज़ tan इनवर्स ऑफ XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 4, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 8 डिवाइडेड बाय R कितना है 3 है। इसका मतलब ये कितना होगा tan इनवर्स ऑफ -4/3 है। आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है नहीं, तो अभी मैं इसको कैलकुलेटर यूज़ करके वैल्यू निकालूंगा। एग्जाम में आपका आंसर यहीं पे करेक्ट है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। इट इज़ -53.1, सो इट इज़ -53.1 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है वो करंट जो है लैगिंग है। ये करंट लैगिंग क्यों है? यहाँ पे क्या है, फाई क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब द करंट इज़ लैगिंग द वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, फाई इज़ निगेटिव है। यहाँ पे फाई क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। फाई निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट इज़ लैगिंग, करंट इज़ लैगिंग द वोल्टेज, करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, करंट इज लैगिंग द वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, ये सर्किट कैसा है, इट इज़ बिहेविंग लाइक एन इंडक्टिव सर्किट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 4 है, तो इसीलिए आपका फाई जो है किस में आया, माइनस पे आया। हो गया फेज डिफरेंस। व्हाट इज द थर्ड बिट? द थर्ड बिट इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन किस में होता है, पावर डिसिपेशन इन सर्किट,
सर्किट में आपका क्या है, सर्किट में आपका रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर तो कोई लॉस नहीं होता है, तो लॉस किसके ऊपर होता है, खाली रेजिस्टर के ऊपर होता है। तो इसका मतलब पावर डिसिपेशन इन सर्किट अगर मैं निकालूँ P, देन इट विल बी इक्वल टू I स्क्वेयर आर। ये I क्या, इट इज़ द RMS करंट, I स्क्वेयर आर है, इसका मतलब ये RMS करंट का स्क्वायर है। I RMS को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, I RMS क्या होता है, I RMS इज़ IM डिवाइडेड बाई रूट टू। तो इसका मतलब इसको I RMS को मैं लिख सकता हूँ IM डिवाइडेड बाई रूट टू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द रेजिस्टेंस दैट इज़ R। अब IM कितना होगा, IM इज़, I अगर मुझे निकालना है तो I क्या हो जाएगा, V बाई करंट IM। तो अगर मुझे I निकालना है तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ V बाई जेड। जेड का मतलब क्या है, द टोटल ड्रॉप इन द सर्किट। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, तो V बाई जेड होगा। अगर मैं यहाँ पे IM बोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, VM बाई जेड मिलेगा, है कि नहीं है। तो IM का मतलब क्या, इट इज़ VM बाई जेड रूट टू। IM का मतलब है VM बाई जेड, सो जेड रूट टू, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर R है। तो VM मेरा कितना है, 283 है। VM मेरा कितना है, क्वेश्चन में दिया है पीक वोल्टेज इट इज 283 डिवाइडेड बाय Z। Z मेरा कितना मिला था, Z मिला था 5, और रूट टू का वैल्यू होता है 1 बाई रूट टू का वैल्यू होता है 0.707। 1 बाई रूट टू का वैल्यू है 0.707। इस पूरा चीज़ का होगा स्क्वायर। हम निकाल रहे हैं पावर, सो इसका मतलब ये किस में आएगा, वाट्स में आएगा। सो दिस विल बी द पावर। कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। क्लियर, फॉर्मूलाज कैसे कैसे निकाला है मैंने। सो द पावर इज 283 स्क्वायर। वन 1601। उनका तो पावर डिसिपेशन इज़ 4800 वाट्स है। वाई, आई इज़ IM बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू 283/5 एंड VM बाई जेड। 40 एम्पियर आ रहा है वो। P इज़ I स्क्वेयर R है, I इज़ IM बाई रूट टू है, होल स्क्वायर R है। IM इज़ VM बाई रूट टू, IM इज़ VM बाई जेड रूट टू होल स्क्वायर है, R है। VM 283 है, 1 बाई रूट टू 0.707 है, बाई 5 होल स्क्वायर। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कौन मल्टीप्लाई करेगा, ये रेजिस्टेंस R जो है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज़ 3 है। तो ये पूरा मिला के क्या आएगा, वाट्स में आएगा। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई अगर हम लोग 3 करेंगे देन विल गेट 4803। उनका मिला है 4800, इट्स करेक्ट है। सो द पावर डिसिपेशन इज़ 4803.8 है, तो इसको हम लोग 4804 भी लिख सकते हैं, इतना वाट्स है। सो दिस इज द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, द पावर फैक्टर। लास्ट बिट क्या है, द पावर फैक्टर है। सो व्हाट इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज cos फाई है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, इट इज cos ऑफ फाई, cos फाई है। व्हाट इज cos फाई, इट इज cos ऑफ -53.1 डिग्री है। इसका मतलब ये कितना है, cos ऑफ 53.1 डिग्री है। तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। और अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है देन यू कैन कैलकुलेट द cos 53.1 डिग्री। cos it is 0.6 है, so the power factor is 0.6, that is the power factor cos phi is equal to 0.6 हो गया। so this is the answer, pause and write।
सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 7.9. द क्वेश्चन इज सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरिड. इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर देता है तो पहले आपको एग्जाम्पल 7.8 का जो डाटाज है वो देना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन देगा. ठीक है, तो वो क्वेश्चन का ये कंटिन्यूएशन है. इधर वो क्वेश्चन दे के फिर ये बोलेगा, और मीन्स वो क्वेश्चन का जो डाटा है आर एल सी ये सारा वैल्यू दे के, फ्रीक्वेंसी सोर्स का सप्लाई का वोल्टेज सब दे के फिर ऐसे बोलेगा. सो सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. तो प्रीवियस एग्जाम्पल क्या था? प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास एक रेजिस्टर था, एक इंडक्टर था, एक कैपेसिटर था. रेजिस्टर का वैल्यू 3 ओम है, इंडक्टर का इंडक्टेंस 25.48 मिली हेनरी है, और कैपेसिटेंस जो है 796 माइक्रोफेरेड है. इट इज़ कनेक्टेड टू एन AC सोर्स. द AC सोर्स इज हैविंग 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी. वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है. ये 220 वोल्ट नहीं था, इसका पीक वोल्टेज दिया हुआ था 283 वोल्ट. ठीक है, और ये था आपका सर्किट. ठीक है, यहाँ पे 283 वोल्ट जो है ये पीक वोल्टेज था, दैट इज़ VM था. सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरिड. मान लीजिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. और हम लोगों ने पढ़ा है देयर इज़ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, से इट इज़ ओमेगा नॉट. एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट XC इज इक्वल टू क्या होता है? XL होता है. इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है. जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है तब आपका Z क्या हो जाता है? Z इक्वल टू R हो जाता है. और I क्या हो जाता है? दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. IM क्या हो जाता है? इट इज़ VM बाई R हो जाता है. मीन्स VM बाई Z के जगह पे क्या हो जाता है? R हो जाता है. तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं. इसका मतलब यहाँ पे बोला है कि फ्रीक्वेंसी जो है इसको वेरी कर सकते हैं. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो क्या होगा? X इक्वल टू XL होगा. X इक्वल टू XL होगा, इसका मतलब हमारा सर्किट का क्या होगा? रेजोनेंट कंडीशन होगा. रेजोनेंट कंडीशन पे जब आएगा तो करंट कितना हो जाएगा? IM इज VM बाई R है. अभी आगे का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट व्हिच रेजोनेंस ऑकर्स. सो हम लोगों ने पढ़ा है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/LC होता है. और यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा नॉट निकालेंगे देन ये क्या होता है? 1/√LC होता है. यहाँ से अगर हम लोग न्यू नॉट निकालते हैं तो ये क्या होता है? 1/2π√LC होता है कि नहीं है? तो हमें क्या चाहिए? यू आर गिवन, इस सर्किट में आपका R का वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, तो वो नहीं चाहिए, ऑलरेडी आपको पता है, अभी फिर से नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, मीन्स वो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग लिख लेंगे गिवन डाटा. अभी सॉल्यूशन करना है पार्ट A का. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट व्हिच रेजोनेंस ऑकर्स. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट रेजोनेंस. फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट रेजोनेंस. Frequency of source at resonance is given as nu naught. It is equal to 1/2π√LC है. So it is 1/2 pi is 3.14 √L. L कितना है? 25.48 मिली मीन्स 10⁻³ √L √L मल्टीप्लाइड बाई C. C कितना है? 796 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 √LC. तो इससे मुझे क्या मिलेगा? न्यू नॉट. सो इसका मतलब ऐसा यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज है. सो दिस विल गिव अस 1/2 पाई इज 6.28, और ये कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई √. तो आपको मिलेगा 4 × 10⁻⁻6 मिलेगा इधर से. ठीक है, तो इधर से ये हो गया हर्ट्ज. तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा. सो इट इज़ 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 2. इधर से 10⁻⁻6 का रूट लेंगे तो 10⁻³ है, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻³ विल बिकम 10⁻+3. इतना हर्ट्ज हो जाएगा. तो इसका मतलब ये कितना होगा? 79.6 हर्ट्ज. 79.6
hertz will be the frequency of source at resonance. उनका 35.4 है. गड़बड़ कहाँ पे के? न्यू नॉट इज़ 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है. 1/2 पाई अंडर रूट एल 25.48 मिली हेनरी 10⁻³ माइक्रोफेरेड 796 10⁻6 है. इतना करेक्ट है. 1/6.28 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट. फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ. ये अंडर रूट नहीं है शायद, इसको ऑलरेडी निकाल दिया है. अंडर रूट 25.48 multiplied by 10⁻⁹ 10⁻⁹ multiplied by 796 bracket closed will be equal to इसका जो वैल्यू आता है इट इज़, इसका अंडर रूट लेने से आता है 0.0045 इतना हर्ट्ज जाएगा. इसका मतलब ये हो गया न्यू नॉट. सो इट विल बी इक्वल टू 35.38 हर्ट्ज आता है. 35.38 हर्ट्ज और 35.4 हर्ट्ज. इट्स करेक्ट है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट रेजोनेंस. फिर आपको क्या बोला है? कैलकुलेट द इम्पिडेंस. तो अभी आपको क्या चाहिए? इम्पिडेंस. कैलकुलेट द इम्पिडेंस, करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस. सो व्हाट विल बी द इम्पिडेंस एट रेजोनेंस? impedance at resonance at resonance is Z, which is equal to क्या है? the net impedance is R, means there is no inductive and capacitive. X equal to XL हो जाता है तो Z equal to R हो जाता है. तो इसका मतलब Z equal to R कितना है? 3 ohm है. so the impedance is 3 ohm. next is the current. so what will be the current? करंट इज से IRMS. अगर हम लोग बोलेंगे IRMS तो IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज़ Im/√2. Im क्या हो जाएगा? Im इज I इक्वल टू V/R. तो इसका मतलब VM/Z होगा. VM/Z√2 होगा. तो इसका मतलब VM कितना है? 283 है डिवाइडेड बाई Z. व्हाट इज Z? Z हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. व्हाट वाज द नेट ड्रॉप? नेट ड्रॉप कितना था? R² प्लस दिस. सो नेट ड्रॉप इज़ 5. सो इट इज़ 5√2. सो इतना क्या होगा? करंट है. सो इसका मतलब एम्पियर है. तो ये कितना हो जाएगा? 283 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 क्या होता है? 0.707 है डिवाइडेड बाई 5 है. सो डिवाइडेड बाई 5 इतना एम्पियर आएगा. कैलकुलेट करो, आंसर देखो. ओके, RMS करंट एट रेजोनेंस बोलने से Z क्या होगा? Z यहाँ पे 5 नहीं होगा, Z विल बी 3. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. मीन्स एट रेजोनेंस यू आर कैलकुलेटिंग, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 3. 283 मल्टीप्लाइड बाई 0.707 दिस डिवाइडेड बाई 3. एट रेजोनेंस Z इक्वल टू R है. सो ये 66.69 है. हाँ करेक्ट है. 66.7 भी ले सकते हैं. 66.7 एम्पियर है. सो दिस इज द करंट एट रेजोनेंस है. और क्या निकालना है? द पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन. पावर डिसिपेशन कैसे निकालेंगे? पावर डिसिपेटेड तो हमेशा रेजिस्टर के ऊपर ही होता है. पावर डिसिपेटेड P इक्वल टू क्या होगा? I² R है. यहाँ पे I कौन सा आएगा? IRMS² R होगा.
IRMS मेरा कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला, इट इज़ 66.7 मल्टीप्लाइड बाई 66.7, आई स्क्वेयर रेजिस्टेंस कितना है 3 है। सो हम लोग पावर डिसिपेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वाट्स होगा। सो इट इज़ इक्वल टू इट इज़ 1336.7 1336.7 वाट्स है। और अगर कोई बोलता है 13.3 किलोवाट तो भी लिख सकते हैं, 13.35 किलोवाट भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। सो द पावर डिसिपेशन इज़ 13.35 किलोवाट्स, अगर लिखना है तो भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। So with this we are going to sum up this class. In coming class we'll meet with the exercises problem. In exercises around 10 to 12 problems are there, वो 2 वीडियोज़ में हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। टिल देन आप अल्टरनेटिंग करंट को अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट ये पूरा मैथमेटिकल है, बहुत सारे जगह पे आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा प्रैक्टिस करना। एक बार प्रैक्टिस करके सीख लिए तो फिर हर 15 दिन में एक बार कोशिश करना रिवाइज करने की, नहीं तो पूरा भूल जाओगे। ये चीज़ ही ऐसा है, मैथमेटिकल है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। और क्लास 12 का अब तक मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट हो जाता है तो ऑलमोस्ट 50% जो है सिलेबस हो गया है। एंड आई होप हम लोग बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, मीन्स हम लोग नहीं, मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा और आपका सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे लिए दुआ करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।